जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डिवाइन टीचर में। और प्यारे साथियों, आज हम फिर हाजिर हैं जीएस के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर। तो दोस्तों, इससे पहले हम आपको 2 प्रैक्टिस सेट जीएस के पढ़ा चुके हैं। यदि आप उन्हें देखना चाहते हैं तो दोस्तों उनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां जाकर उन्हें देख सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। यदि आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आपको कोई ना कोई क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। इसलिए दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहें। और दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें। तो प्यारे दोस्तों, चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। और पहले प्रश्न में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है। अर्थात दोस्तों, उत्तर प्रदेश के किस जिले में दशहरी आम सबसे ज्यादा होता है। तो आप याद करेंगे दोस्तों, लखनऊ दशहरी आम की उत्पादकता में नंबर 1 स्थान रखता है। दूसरी बात करते हैं दोस्तों, सहारनपुर किस चीज में नंबर 1 है। तो दोस्तों, संतरे की उत्पादकता में सहारनपुर नंबर 1 है। और दोस्तों, ललितपुर के बारे में याद करेंगे कि ललितपुर यूरेनियम में सबसे नंबर 1 है। तो यूरेनियम का उत्पादक जिला बताइए दोस्तों उत्तर प्रदेश का, तो वह है ललितपुर। और दोस्तों, प्रतापगढ़ के बारे में आता है कि सबसे ज्यादा आंवला यूपी के किस जिले में होता है। तो दोस्तों, वो आपके प्रतापगढ़ में होता है। तो आंवले में सबसे नंबर 1 कौन है दोस्तों, प्रतापगढ़ है। तो दोस्तों, यहां से और भी 3 क्वेश्चनों को छाप लीजिए कि सबसे ज्यादा आंवला जो होता है प्रतापगढ़ में होता है, सबसे ज्यादा संतरा होता है दोस्तों यूपी में सहारनपुर में, और सबसे ज्यादा दशहरी जो आम होता है दोस्तों आपके लखनऊ में। और दोस्तों, सबसे ज्यादा यूरेनियम के जो भंडार है उत्तर प्रदेश वो कहां पर है, ललितपुर में है दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, यदि सरकार द्वारा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लागू नहीं किया जाता है तो एक नागरिक निम्नलिखित में से किसके पास जा सकता है। तो पहले दोस्तों, ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, पहले इनके बारे में हम समझते हैं, फिर हम इस सवाल का जवाब देंगे। तो पहले दोस्तों, सबसे पहले आप समझते हैं कि संविधान का जो भाग नंबर दोस्तों आपका 4 है, उसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को रखा गया है। और पहले दोस्तों, इनका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 35 से लेकर के 51 तक है। और इन्हें दोस्तों 42वां संविधान संशोधन और 1976 के तहत संविधान में जोड़ा गया। और यहाँ पर ये क्वेश्चन आता है दोस्तों, ये किस देश के संविधान से लिए गए हैं। तो दोस्तों, ये आयरलैंड, क्या बोला मैंने दोस्तों, ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। तो यहाँ से आपको याद करना है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग नंबर 4 में है। अनुच्छेद 35 से लेकर के 51 तक इनका वर्णन किया गया है। और दोस्तों, ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। और दोस्तों, इन्हें 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया। पहले दोस्तों, यहाँ पर यह भी क्वेश्चन आता है कि गांधी जी के विचारों को किस में रखा गया है। तो गांधी जी के जो विचार हैं, तो गांधी जी के विचारों को दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में रखा गया है। प्यारे बच्चों, आपको यह भी समझना है बहुत इंपॉर्टेंट कि भीमराव अंबेडकर ने इनको क्या कहा था। तो इनको अनूठी विशेषता कहा था। क्या कहा था, अनूठी विशेषता। तो यहाँ पर यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंबेडकर साहब ने संविधान के किस भाग को अनूठी विशेषता कहा। तो दोस्तों, भाग नंबर 4 को डॉक्टर अंबेडकर साहब ने अनूठी विशेषता कहा। प्यारे बच्चों, एक विद्वान आते हैं जिनका नाम है केटी साहब, और केटी साहब ने इन्हें कहा था उत्तर दिनांकी चेक। उत्तर दिनांकी चेक का मतलब होता है दोस्तों एक ऐसा चेक जिस पर तारीख ना हो और वो किसी को दे दिया जाए। तो दोस्तों, जिसको वो चेक दिया गया है वो जब चाहे उस पर तारीख डालकर उसे भुना सकता है। इसी तरीके से दोस्तों, ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, ये राज्य का उत्तर दिनांकी चेक है। इसका मतलब यह है दोस्तों कि राज्य जब चाहे इन्हें लागू कर सकता है और जब नहीं चाहे तो लागू नहीं कर सकता। क्योंकि दोस्तों, ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, ये राज्य का वैधानिक अधिकार है। क्या है दोस्तों, वैधानिक अधिकार है। मतलब जैसे एक नागरिक का वैधानिक अधिकार होते हैं मौलिक अधिकार, जैसे किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को कौन छीन नहीं सकता, इसी तरीके से ये राज्य के वैधानिक अधिकार हैं। इसे लागू कराने के लिए कोई भी व्यक्ति किसी भी अदालत में या किसी भी कोर्ट में पेश नहीं हो सकता। तो दोस्तों, इसे लागू करने के लिए कोई भी नागरिक कहीं नहीं जा सकता, ना तो किसी कोर्ट में जाएगा ना किसी आयोग के पास। तो दोस्तों, इसलिए इस सवाल का जो जवाब होगा वो होगा इनमें से कोई नहीं। क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, क्यों ऐसा क्यों है दोस्तों, क्योंकि ये राज्य का वैधानिक अधिकार है। राज्य चाहे तो लागू करेगा, राज्य नहीं चाहे तो लागू नहीं करेगा। तो दोस्तों, इन बातों को भी याद करिएगा कि ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत इनको जोड़ा गया और 35 से लेकर के 51 तक इनका वर्ण है और भाग नंबर 4 में इनको रखा गया है। और ये भी क्वेश्चन कई बार आया है कि भाग नंबर 4 को या राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को दोस्तों अनूठी विशेषता किसने कहा था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने कहा था। और दोस्तों, गांधी जी के विचारों को किस में रखा गया है, तो संविधान के भाग नंबर 4 में रखा गया है। और दोस्तों, इनको लागू करने के लिए कोई भी व्यक्ति किसी भी अदालत में या किसी भी कोर्ट में दोस्तों या किसी भी आयोग के पास नहीं जा सकता। ये बात आप अच्छी तरह से याद रखें। पहले दोस्तों, इसके बाद में हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस नगर में स्थित हैं। तो पहले दोस्तों, अजंता एवं एलोरा की जो गुफाएं हैं वो दोस्तों महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित हैं। तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है दोस्तों अजंता एवं एलोरा की गुफाएं।
ये दोनों की दोनों जो गुफाएं हैं दोस्तों, ये बौद्ध प्लस जैन धर्म से संबंधित है। किससे? जैन धर्म से संबंधित है। और दोस्तों अजंता में कितनी गुफाएं पड़ती हैं ये भी आप लिख लीजिएगा, 29 गुफाएं आती हैं। और एलोरा में कितनी गुफाएं आती हैं दोस्तों? आपकी 34 गुफाएं आती हैं। कितनी गुफाएं? 34 गुफाएं आती हैं। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, ये जो गुफाएं हैं इनका विस्तार किन पहाड़ियों में है? तो आप याद रखेंगे सह्याद्री पहाड़ियों में है, या फिर कभी कभी ऑप्शन में आता है कि ताप पहाड़ियों में इन गुफाओं का विस्तार है दोस्तों। और ये दोनों की दोनों गुफाएं जो है दोस्तों, ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में पड़ती हैं। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों हम आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट अगला क्वेश्चन क्या कहा है दोस्तों अगले क्वेश्चन में? तो दोस्तों अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि हर्णक वंश का शासक अजातशत्रु किसका पुत्र था? तो पहले दोस्तों आप याद करेंगे कि अजातशत्रु जो था वो बिंबिसार का पुत्र था। किसका पुत्र? बिंबिसार का। हम आपको बताते हैं कि सर 16 बड़े महाजनपद थे और 600 ईसा पूर्व में 16 बड़े महाजनपद हुआ करते थे। तो उन बड़े महाजनपदों में दोस्तों एक महाजनपद था जिसका नाम था मगध महाजनपद। और मगध महाजनपद पर सबसे पहले किस वंश ने शासन किया दोस्तों? तो आपके हर्णक वंश ने शासन किया। किसने शासन किया दोस्तों? हर्णक वंश ने शासन किया। और इस हर्णक वंश का जो सबसे पहला राजा था या संस्थापक, उसका नाम था दोस्तों बिंबिसार। क्या नाम था? बिंबिसार था। अब बिंबिसार का एक बेटा होता है अजातशत्रु। तो अजातशत्रु क्या काम करता है दोस्तों? ये अपने पिता बिंबिसार की हत्या करता है और गद्दी पर बैठ जाता है। अजातशत्रु की हत्या करता है इसका बेटा जिसका नाम होता है आपका उदयन, और उदयन गद्दी पर बैठ जाता है। और उदयन का बेटा जिसका नाम होता है नागदर्शक, वो इसकी हत्या करता है और गद्दी पर बैठ जाता है। ठीक है, तो दोस्तों यहां पर आता है उदयन का बेटा नागदर्शक उदयन की हत्या करेगा, गद्दी पर बैठ जाएगा, इसीलिए आपके हर्णक वंश को पितृहंता वंश कहा जाता है। ये भी आता है दोस्तों कि नागदर्शक का जो सेनापति था जिसका नाम था शिशुनाग, तो शिशुनाग ने नागदर्शक की हत्या की और एक नए वंश की स्थापना कर दी जिसका नाम था दोस्तों शिशुनाग वंश। क्या नाम था? शिशुनाग वंश। तो यहां पर आपको याद रखना है शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन है दोस्तों? आपका शिशुनाग है, ये आपको याद करना है। और दोस्तों अगला आता है इसका कालाशोक। क्या आता है दोस्तों? कालाशोक। अगला आता है दोस्तों राजा कालाशोक। देखिए यहां से बहुत सारे क्वेश्चन आपको पढ़ने के लिए मिलते हैं कि हर्णक वंश का संस्थापक है बिंबिसार, बिंबिसार के बेटे अजातशत्रु ने उसकी हत्या की और गद्दी पर बैठ गया। तो यहां से क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाते हैं? दोनों क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अजातशत्रु के शासनकाल के 8वें वर्ष में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी और अजातशत्रु ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था दोस्तों। और अजातशत्रु के काल में सबसे पहली बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। और कहां पर किया गया था दोस्तों? तो आप याद करना, राजगृह में किया गया था। कहां किया गया था? राजगृह में। उसके बाद में दोस्तों अगर आप उद्यन को देखते हैं तो उद्यन ने क्या काम किया था? तो दोस्तों गंगा और प्लस सोन नदी, तो गंगा और सोन नदी के संगम पर दोस्तों पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। तो पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन है दोस्तों? तो वो उद्यन है। और पाटलिपुत्र किन किन नदियों के संगम पर बसा हुआ है? तो गंगा और सोन नदी के संगम पर बसा हुआ है। उसके बाद में दोस्तों यहां पर आता है कि बौद्ध संगति जो पहली हुई थी वो कब हुई थी? तो दोस्तों अजातशत्रु के काल में हुई थी। और कहां पर हुई थी दोस्तों? राजगृह में हुई थी। और दूसरी बौद्ध संगति का जो आयोजन किया जाता है दोस्तों वो कालाशोक के काल में किया जाता है। तो दूसरी बौद्ध संगति कालाशोक के काल में हुई थी। और कहां पर हुई थी दोस्तों? वैशाली में हुई थी। तो पहली बौद्ध संगति राजगृह, दूसरी बौद्ध संगति दोस्तों आपकी वैशाली कालाशोक के काल में, तीसरी बौद्ध संगति दोस्तों पाटलिपुत्र में अशोक के काल में होती है। और दोस्तों चौथी बौद्ध संगति होती है कनिष्क के काल में, कश्मीर कुंडलवन में होती है। तो दोस्तों महात्मा बुद्ध की मृत्यु के पश्चात 4 बौद्ध संगति हुई है। और चौथी बौद्ध संगति के बाद दोस्तों ये जो बौद्ध धर्म था ये 2 भागों में बट गया, एक हीनयान और एक दोस्तों महानयान। तो यहां से ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मगध की गद्दी पर शासन करने वाला सबसे पहला वंश बताइए दोस्तों? तो हर्णक वंश है। और दूसरा वंश बताइए? तो दोस्तों वो शिशुनाग वंश है। इसके बाद में दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट कि 2023 में जारी वैश्विक भूखमरी सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? तो दोस्तों आपको ऑप्शन दे रखे हैं 108, 107, 109 और 111। तो आप याद रखेंगे कि भूखमरी सूचकांक में भारत का 111वां नंबर है। जबकि बात करते हैं दोस्तों आपका चीन, तो चीन जो है भारत का पड़ोसी है, इसका 4था स्थान है दोस्तों। कितना? 4था। उसके बाद में अगर हम देखेंगे तो यहां पर आता है दोस्तों अगला श्रीलंका। तो श्रीलंका का दोस्तों 60वां स्थान है। और नेपाल का 69वां, बांग्लादेश का दोस्तों 81वां, पाकिस्तान का 102वां और भारत का 111 और अफगानिस्तान का 114 है। तो भूखमरी सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है दोस्तों? 111वां। और चीन का क्या है दोस्तों? 4था स्थान है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध क्रांतिकारी गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, इसकी रचना किसने की थी? तो दोस्तों आप याद करेंगे तो राम प्रसाद बिस्मिल ने की थी। किसने की थी? राम प्रसाद बिस्मिल। तो दोस्तों आप याद करेंगे कि 1925 में काकोरी कांड को अंजाम दिया गया। और काकोरी कांड के अंजाम के दौरान दोस्तों राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन लाल, राजेंद्र लाहिड़ी और अशफाक उल्ला खान को फांसी दी गई। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि अशफाक उल्ला खान देश के पहले मुस्लिम क्रांतिकारी थे जिन्हें फांसी दी गई। अब यहाँ पर देखेंगे तो एक व्यक्ति है खुदीराम बोस। तो खुदीराम बोस को दोस्तों 1908 में
1908 में फांसी दी गई और खुदीराम बोस देश के सबसे कम उम्र के क्रांतिकारी थे जिनको फांसी दी गई। तो देश का सबसे कम उम्र का क्रांतिकारी जिसको फांसी दी गई तो दोस्तों वो कौन था? खुदीराम बोस था। इसके बाद में दोस्तों यहां पर आता है चंद्रशेखर आजाद। तो चंद्रशेखर आजाद 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में इनको ब्रिटिश पुलिस ने घेर लिया और इन्होंने अपने आप से दोस्तों अपने खुद को गोली मार ली और ये शहीद हो गए। उसके बाद में दोस्तों भगत सिंह की बात करते हैं तो दोस्तों 23 मार्च 1931 भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव इन तीनों को फांसी दी गई। तो यहाँ पर क्वेश्चन आता है भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी कब हुई है दोस्तों? तो याद रखना 23 मार्च 1931 को हुई है। प्यारे दोस्तों इसके बाद में हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित देशों में कौन आसियान का सदस्य नहीं है? अभी आसियान क्या है दोस्तों? तो आसियान एक संगठन है और किन देशों का संगठन है दोस्तों? तो एसोसिएशन साउथ ईस्ट एशिया नेशन, अर्थात दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के समूह को आसियान के नाम से जाना जाता है। अब इसमें कौन सा देश नहीं आता? तो दोस्तों भारत नहीं आता। अब यहाँ पर देखेंगे इसकी स्थापना कब हुई है तो आप याद रखना इसकी स्थापना हुई है दोस्तों आपका 1967 में। और किसने स्थापना की है दोस्तों? बैंकॉक ने की है। और बैंकॉक क्या है दोस्तों? एक राजधानी है थाईलैंड की। उसके बाद में यहाँ पर देखेंगे तो इसके सदस्य देश कितने हैं? तो दोस्तों इसके सदस्य जो देश थे वो 5 थे जब इसकी स्थापना की गई थी। और दोस्तों वर्तमान में कितने हैं इसके सदस्य देश? तो दोस्तों वर्तमान में 10 हैं। कितने हैं? 10। और दोस्तों 2023 में इसका 43वां सम्मेलन हुआ है दोस्तों कहाँ पर? इंडोनेशिया में। कहाँ पर हुआ है? इंडोनेशिया में। और दोस्तों 2024 में इसका 44वां संशोधन होगा दोस्तों कहाँ पर? आपका मलेशिया में। कहाँ पर होगा? मलेशिया में। तो आप याद रखना 2024 में आसियान का 44वां सम्मेलन होगा मलेशिया में। 2023 में कहाँ पर हुआ है दोस्तों? इंडोनेशिया में। और 43वां हुआ है। और याद रखना आसियान का मुख्यालय कहाँ है? तो आसियान का मुख्यालय दोस्तों आपका जकार्ता में। कहाँ पर? जकार्ता। और जकार्ता किसकी राजधानी है दोस्तों? इंडोनेशिया की राजधानी है। तो प्यारे दोस्तों आप याद करेंगे इसके 5 संस्थापक देश। तो सबसे पहले देखते हैं कि सबसे पहला संस्थापक देश कौन है? तो दोस्तों थाईलैंड और आपका मलेशिया और आपका सिंगापुर और आपका इंडोनेशिया और दोस्तों आपका फिलीपींस। तो ये जो 5 देश आप देख रहे हैं ये इसके संस्थापक देश हैं। बाद में 5 देश और जुड़े हैं जिसमें आपका ब्रुनई, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस और म्यांमार। तो कुल मिलाकर के वर्तमान में आसियान के अंदर 10 देश शामिल हैं। इसका मुख्यालय दोस्तों जकार्ता में है। इसकी स्थापना 1967। और दोस्तों याद रखना 2024 में इसका कौन सा सम्मेलन होगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये 44वां सम्मेलन होगा और ये कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो दोस्तों मलेशिया में आयोजित किया जाएगा। इसको आप छाप लें दोस्तों। इसके बाद हम आगे चलते हैं दोस्तों। इंपॉर्टेंट अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर क्वेश्चन है दोस्तों मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों मीनाक्षी जो मंदिर है दोस्तों वो मदुरई में स्थित है। अब ये मदुरई दोस्तों एक शहर है कहाँ का? तमिलनाडु का। कहाँ का? तमिलनाडु का। अब ये भी क्वेश्चन आता है दोस्तों मदुरई को त्योहारों का नगर कहा जाता है। ये त्योहारों का नगर कहा जाता है यानी कि फेस्टिवल सिटी किसे कहते हैं? तो दोस्तों मदुरई को कहते हैं। एक बात और याद करना दोस्तों, ये जो मदुरई है ये छाप लेना दोस्तों, ये वेगाई नदी पर स्थित है। वेगाई नदी पर स्थित है। तो ये क्वेश्चन याद करेंगे कि वेगाई नदी पर कौन सा शहर बसा हुआ है? तो दोस्तों मदुरई बसा हुआ है। अब ये जो मीनाक्षी दोस्तों, मीनाक्षी किसे कहते हैं? तो पार्वती को कहते हैं। तो पार्वती का मंदिर है दोस्तों मीनाक्षी मंदिर और ये मदुरई तमिलनाडु में स्थित है। ये क्वेश्चन हिंदी में भी पूछा जाता है कि मीनाक्षी में कौन सा समास है? तो दोस्तों याद करिएगा मीनाक्षी में दोस्तों आपका बहुव्रीहि समास है क्योंकि मीन की तरह सुंदर है आंखें जिसकी, अर्थात मीनाक्षी अर्थात पार्वती। तो दोस्तों इसमें बहुव्रीहि समास है। इसके बाद में दोस्तों अगला क्वेश्चन है 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है? तो दोस्तों संविधान की जो 8वीं सूची है उसमें दोस्तों 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। कितनी? 22 भाषाओं को। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन आता है कि मूल रूप से कितनी भाषा शामिल की गई थी? तो मूल रूप से दोस्तों 14 भाषा शामिल की गई थी और वर्तमान में 8वीं अनुसूची में दोस्तों 22 भाषाएं हैं। कितनी? 22 भाषाएं। अब बात करते हैं दोस्तों अनुसूची की। किसकी बात करते हैं? अनुसूची की। तो दोस्तों जब संविधान बनकर के तैयार हुआ था तो उस टाइम पर मूल रूप से कितनी अनुसूचियां हुआ करती थी? तो दोस्तों 8 हुआ करती थी। और वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों याद रखना वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 12 है। कितनी है? 12। अब आपसे एक एक करके क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहली अनुसूची में किसका उल्लेख है? तो याद करेंगे तो पहली में उल्लेख किया गया है भारत व उसके राज्यों का उल्लेख किया गया है। दोस्तों आप इसे छाप लेना, इंपॉर्टेंट है सर। दूसरी में दोस्तों वेतन का उल्लेख किया गया है कि किसका वेतन कितना होगा। और तीसरी में दोस्तों बात की गई है शपथ की कि कौन किसको शपथ दिलाएगा। जैसे राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, और दोस्तों उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाता है आपका राष्ट्रपति, और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाता है दोस्तों आपका राष्ट्रपति। इसके बाद में दोस्तों चौथी अनुसूची में क्या है? तो दोस्तों इसमें राज्यसभा में राज्यों को स्थान दिया गया है। इसका क्या अर्थ है दोस्तों?
तो पॉपुलेशन के आधार पर किस राज्य से राज्यसभा में कितनी सीटें जाएंगी, इस बात का जिक्र किया गया है चौथी अनुसूची में। और दोस्तों पांचवी में SC व ST जाति को लेकर के वर्ण किया गया है। और दोस्तों छठी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पूर्वोत्तर राज्य हैं भारत के, तो पूर्वोत्तर राज्यों के बारे में विशेष प्रबंध का जिक्र किया गया है छठी अनुसूची में। सातवीं में दोस्तों सूचियों का वर्ण किया गया है, सूची। और सूची कितनी होती है दोस्तों, 3 सूची होती हैं। एक संघ सूची जिसको समवर्ती सूची कहते हैं दोस्तों, एक राज्य सूची, एक दोस्तों आपकी समवर्ती सूची, राज्य सूची और संघ सूची। तो राज्य सूची और आपकी संघ सूची और समवर्ती सूची, 3 सूचियों का उल्लेख है दोस्तों। उसके बाद में 8वीं सूची बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसमें 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। तो यहाँ पर आता है क्या इन 22 भाषाओं में अंग्रेजी शामिल है, तो दोस्तों इन 22 भाषाओं में अंग्रेजी शामिल नहीं है। ये बात आप अच्छी तरह से याद करें। इन 22 भाषाओं में दोस्तों, इन 22 भाषाओं में आपकी उर्दू, आपकी संस्कृत, आपकी हिंदी शामिल है दोस्तों। अगर हम बात करते हैं नवी में, तो दोस्तों नवी में जमींदारी उन्मूलन को मना किया गया है, अर्थात जमींदारी उन्मूलन का उल्लेख हुआ है। 10वीं सूची में दोस्तों आपका दल बदल कानून है, दल बदल कानून। और 11वीं सूची में दोस्तों ग्रामीण शासन की बात की गई है। और प्यारे दोस्तों 12वीं सूची में शहरी विकास का उल्लेख किया गया है। अब ये क्वेश्चन आता है कि गैप फॉर 11, गैप फॉर ग्रामीण और बैप फॉर 12, और बाहर कहाँ जाते हैं दोस्तों, शहर में घूमने जाते हैं, तो 12 में शहर का उल्लेख किया गया है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, नोट कर लीजिएगा, छाप लीजिएगा कि 11वीं सूची में दोस्तों 29 विषय का उल्लेख है और 12वीं सूची में दोस्तों आपके 18 विषयों का उल्लेख किया गया है। कितने विषयों का, 18 का। तो इन्हें आप इंपोर्टेंटली याद करना, बहुत बहुत इंपोर्टेंटली याद करना कि 8वीं सूची में कितनी भाषाएं हैं दोस्तों, तो 22 भाषा का उल्लेख है। और मूल रूप से कितनी थी दोस्तों, आपकी 14 थी। कितनी थी, 14 है। ये बात याद करिएगा। इसके बाद दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों यहां पर कुछ दर्रों के नाम दिए हैं, जैसे ये है नाथुला दर्रा, तो क्या ये अरुणाचल प्रदेश में है। दूसरा लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। और यानी बुमला दर्रा या बुमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। तो दोस्तों याद करेंगे, बुमला दर्रा या बुमडिला दर्रा दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में है, बिल्कुल सही जवाब है। और रोहतांग दर्रा, सिपकिला दर्रा और बारालाचा दर्रा, याद रखना सिपकिला, यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिपकिला और बारालाचला। तो बारालाचला दर्रा, सिपकिला दर्रा और रोहतांग दर्रा, ये तीनों के तीनों हिमाचल प्रदेश में है। प्यारे दोस्तों लिपुलेख दर्रे से मानसरोवर यात्रा निकलती है और लिपुलेख दर्रा दोस्तों आपका उत्तराखंड में है। माना दर्रा और थगला दर्रा भी दोस्तों आपके उत्तराखंड में है। लेकिन दोस्तों बात करते हैं नाथुला दर्रा और दोस्तों आपका जैलेपला दर्रा। नाथुला और जैलेपला दर्रा ये दोनों के दोनों दोस्तों आपके सिक्किम में है। कहां पर है दोस्तों, सिक्किम में है। कहां पर, सिक्किम में। तो याद करेंगे दोस्तों सिक्किम में कौन कौन से दर्रे हैं, नाथुला और जैलेपला दर्रा है। जबकि यहां दे रखा है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश, जो कि बिल्कुल गलत है। इसलिए जो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए होगा। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि मानसरोवर यात्रा किससे होकर निकलती है दोस्तों, लिपुलेख दर्रे से निकलती है। रोहतांग दर्रा, सिपकिला दर्रा और बारालाचा दर्रा, ये तीनों के तीनों दोस्तों कहां पर पाए जाते हैं, तो हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। इसके बाद में दोस्तों बहुत सारे बच्चे ये नहीं जानते कि दर्रा किसे कहते हैं, तो आप याद रखें कि पर्वतों को काटकर जो रास्ते बनाए जाते हैं उनको दोस्तों दर्रा या पास कहा जाता है। इसके बाद में दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, तो आप याद रखेंगे तो दोस्तों वो बलिया है। क्या है, बलिया। तो बलिया उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है। उसके बाद में याद करेंगे कि सबसे उत्तरी जिला बताइए, तो सबसे उत्तरी जिला कौन सा है दोस्तों, वो सहारनपुर है। कौन सा, सहारनपुर। और सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है दोस्तों, तो वो आपका सोनभद्र है। अब इसको यहां पर मैप से समझिए दोस्तों, यहां पर देखेंगे तो सबसे दक्षिणी जिला बताइए उत्तर प्रदेश का, तो वो सोनभद्र है। और दोस्तों सोनभद्र की खास बात यह है, इसको छाप लीजिएगा कि सोनभद्र भारत तथा उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला है जिसकी सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा लगती है। यानी देखेंगे तो मध्य प्रदेश, आपका छत्तीसगढ़, आपका झारखंड और दोस्तों आपका बिहार, तो ये 4 राज्यों के साथ अकेला सीमा बनाता है। तो दक्षिणी जो जिला है दोस्तों वो सोनभद्र है। और पूर्वी की बात करते हैं दोस्तों, पूर्वी आपका बलिया है। और दोस्तों आपका उत्तरी क्या है, तो उत्तरी आपका क्या है, सहारनपुर है। और अगर आप पश्चिमी की बात करते हैं तो पश्चिमी क्या है दोस्तों, तो पश्चिमी है आपका शामली। क्या है, शामली। तो इन 4 जिलों को याद करें आप, कि पूर्वी बलिया, दक्षिणी सोनभद्र और उत्तरी सहारनपुर और दोस्तों आपका पश्चिमी क्या है, शामली। इसके बाद में एक बात और छाप लेना कि दोस्तों उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला बताइए, तो उत्तर प्रदेश का जो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है दोस्तों वो लखीमपुर खीरी है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जो जिला है दोस्तों वो हापुड़ है। कौन सा है, हापुड़। तो ये दोनों बातें और छाप लेना दोस्तों। इसके बाद में हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी। तो प्यारे दोस्तों ये बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है
क्या ऑप्शन नंबर ए सुचिता कृपलानी, सरोजिनी नायडू या सरदार वल्लभ भाई पटेल? तो दोस्तों याद करेंगे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ये देश के सबसे पहले उप प्रधानमंत्री थे। और बात करेंगे दोस्तों सुचिता कृपलानी की, ये दोस्तों देश तथा उत्तर प्रदेश की सबसे पहली महिला मुख्यमंत्री थी। और दोस्तों बात करते हैं किसकी, सरोजिनी नायडू की, तो ये दोस्तों उत्तर प्रदेश की सबसे पहली महिला राज्यपाल थी। तो उत्तर प्रदेश की सबसे पहली महिला राज्यपाल बताइए, तो दोस्तों वो सरोजिनी नायडू है। और भारत की भी सबसे पहली महिला राज्यपाल बताइए, तो दोस्तों वो भी आपकी सरोजिनी नायडू है। ठीक है। और सरोजिनी नायडू के बारे में क्वेश्चन आता है दोस्तों कि इन्हें भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है। भारत कोकिला किसे कहते हैं दोस्तों, तो सरोजिनी नायडू को कहते हैं। अब यहां पर क्वेश्चन बनता है कि सर स्वर कोकिला किसे कहते हैं, तो दोस्तों लता मंगेशकर को स्वर कोकिला के नाम से जाना जाता है। तो प्यारे दोस्तों आप इसे इंपोर्टेंटली याद करेंगे। और यहां पर एक क्वेश्चन आता है दोस्तों कि महात्मा गांधी को बापू किसने कहा था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर। महात्मा गांधी को जो बापू कहा था वो सरोजिनी नायडू ने ही कहा था। ठीक है। इसके बाद में दोस्तों अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों मिलिंद पन्नो जो है ये क्या है? क्या ये एक संस्कृत नाटक है, क्या ये पाली ग्रंथ है, या जैन ग्रंथ है, या हिंदी ग्रंथ है? तो दोस्तों आप इसको छाप लेना, ये पाली ग्रंथ है, या कह सकते हैं कि बौद्ध ग्रंथ है। अब ये क्या होता है दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा सा समझिए दोस्तों। एक आता है हिंद यवन। तो हिंद यवन ये वो थे जिन्होंने भारत पर शासन किया था दोस्तों। और इसका एक प्रसिद्ध राजा था दोस्तों जिसका नाम था मिनांडर। क्या नाम था? मिनांडर था। तो हिंद यवन का एक प्रसिद्ध राजा है दोस्तों मिनांडर। और मिनांडर जो था ये बौद्ध धर्म का संरक्षक था। किसका? बौद्ध धर्म का। अब इसने बौद्ध धर्म कब स्वीकार किया, तो मैं आपको बताता हूं। इसके दरबार में पेश किया, यानी इसके दरबार में दोस्तों पेश हुआ नागसेन। कौन हुआ? नागसेन। तो दोस्तों ये बौद्ध भिक्षु था नागसेन। और नागसेन जो है मिनांडर के दरबार में प्रस्तुत हुआ। इन दोनों के बीच में वार्तालाप हुआ आध्यात्मिक चीजों को लेकर के। मिनांडर ने नागसेन से बहुत सारे प्रश्न पूछे जिसका सही जवाब नागसेन ने दिया। और उसके जवाबों से खुश हो गया कौन? आपका मिनांडर। तो इन दोनों के बीच में जो वार्तालाप हुई, इन दोनों के बीच में जो बातचीत हुई, उस बातचीत को जो लिखा गया वो दोस्तों मिलिंद पन्नो पुस्तक में लिखा गया। तो इसके बाद में दोस्तों इसके जवाबों से प्रसन्न होकर के मिनांडर ने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। तो दोस्तों इन दोनों के बीच के वार्तालाप पर यह पुस्तक लिखी है जिसका नाम है मिलिंद पन्नो। तो मिलिंद पन्नो दोस्तों एक बौद्ध ग्रंथ है या पाली ग्रंथ है। और दोस्तों याद रखना कि बौद्धों की जो भाषा है दोस्तों वो क्या है? पाली है। क्या है? पाली है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। और दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।